नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय दिग्विजय सर पर स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए मैथ का पहला चैप्टर लेके आए हैं। टेंथ क्लास का मैथ का पहला चैप्टर लेके आए हैं। पहले चैप्टर का नाम दोस्तों हमारा है वास्तविक संख्याएं। और हम इसको पहले तो हम दोस्तों डेफिनेशन समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं कैसे किसे हैं। वास्तविक संख्याएं जानने के लिए दोस्तों हमें उसकी परिभाषा जाननी जरूरी है, और उसके अंदर जो भी क्वेश्चन है वो डिटेल में हम लगाएंगे एक एक करके। पहले दोस्तों इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं बहुत ही सरल वे से। देखिए दोस्तों, हमने पहले से लिख रखी है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो, इसकी वजह से हमने इनको पहले से ही लिख रखा है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं वास्तविक संख्या कैसे कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात देखिए दोस्तों, परिमेय संख्याएं 2/3, 4/5, 4.5, -9, यानी कि ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हो गई। और ये वाली हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं। क्योंकि अंडर रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती है जिसका हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते वो हमारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और हमारा Q कांट बी इक्वल टू 0 होता है, वो दोस्तों हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ से इसको P/Q में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। और ये वाली दोस्तों अंडर रूट 3 है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, वास्तविक संख्याएं और अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोला जाता है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं बोला जाता है। इनमें दोस्तों कुछ अपवाद हैं जो वास्तविक संख्याएं नहीं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों अंडर रूट 3, अंडर रूट -3, अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या दे रखी है और उसमें माइनस लगाया, वो दोस्तों अब वास्तविक संख्या नहीं कहलाती है। वो दोस्तों क्या नहीं कहलाती है, वास्तविक संख्या नहीं कहलाती। जैसे अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट -5 हो गया, एक्सेट्रा ऐसे ही आगे बढ़ती जाएंगे। अंडर रूट -6 हो जाएगा, अंडर रूट -7 हो जाएगा। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये वास्तविक संख्याएं नहीं कहलाती हैं दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है। वैसे तो मुख्यतः वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, बट यहाँ पर और उनका क्लासिफिकेशन अलग से किया गया है। तो वास्तविक संख्याओं को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। ये 5 भाग हो गए दोस्तों। एक पोर्शन ये हो गया, 2, 3, 4 और ये 5वां। दोस्तों ये परिमेय वास्तविक संख्याओं के क्या हो गए, भाग हो गए, पांचों भाग। अब पांचों भाग में देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है और उनकी डेफिनेशन किस हिसाब से आती है। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या को दर्शाने के लिए क्या बोलता है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या की तरह ही भांति मतलब की तरह ही व्यवहार करती हैं। अर्थात इन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि Q होता है, हर होता है, जो वो तुम्हारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2, 3, 2/4, 5/10, 1/2, इनमें सभी में जिसके बटे 1 नहीं है यहाँ पर 1 कर सकते हैं। यानी किसी भी वास्तविक संख्या के, यानी नेचुरल नंबर हो गई, वास्तविक संख्या हो गई, सबके बटे में 1 होता है, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। और तो ये सारी की सारी क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्याएं हो गई। यहाँ पर Q जो हमारा है वो 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर पे आते हैं, हम आते हैं अपरिमेय संख्या के रूप में। अपरिमेय संख्या वे वास्तविक संख्याएं का समुच्चय होता है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अभी दोस्तों हमने बताया जितनी भी अंडर रूट वाली संख्याएं होती है वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हम। देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं अंडर रूट 2, अंडर रूट 6, अंडर रूट 28, ऐसी बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं अंडर रूट में जितनी भी चली आएंगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिनका भी वर्ग मूल नहीं निकलता है वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब आते हैं दोस्तों नंबर 3 पर। तीसरे नंबर पे आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं के साथ लिखी जाती हैं। शून्य को मिलाकर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को साथ में लेकर लिखा जाता है, वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है दोस्तों, तुम्हारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए जैसे -3, -2, 0, 1, 2, 3, ये इधर भी बढ़ जाएगा और इधर भी अनंत तक चला जाएगा दोस्तों। तो ये सारी की सारी संख्या क्या कहलाएगी,
वास्तविक पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अब आते हैं हम अपने पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या देखते हैं अगले चौथे पॉइंट पर। शून्य सहित सभी धन पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है दोस्तों। शून्य सहित सभी धन पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं? सभी धन पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिख देते हैं दोस्तों, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 9, ये सारी की सारी हमारी धनात्मक संख्या है। ये तो सारी धनात्मक संख्या क्या कहलाती हैं? बट शून्य के सहित होना चाहिए, तो शून्य सहित हैं और धनात्मक भी हैं, तो ये क्या हो गई? हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई दोस्तों। अब आगे आइए दोस्तों, हम प्राकृतिक संख्याएं देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से प्रारंभ होने वाली सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हीं को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा यूज होती है दोस्तों, हम इन्हीं को ज़्यादा यूज करते हैं। अब देखिए एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारी की सारी क्या हो गई? हमारी नेचुरल नंबर्स हो गए दोस्तों। इसी चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो हमारे ऑप्शन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों वो भी हम एक बार देख लेते हैं, उन्हें भी बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। आप इसको लिख लीजिए, फिर दोस्तों आगे चलते हैं, फिर वो लिखवाते हैं। आइए दोस्तों ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑप्शन पे। 10th क्लास के लिए ऑप्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी अभी लिखवाएंगे दोस्तों। देखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है हमारी एक अंक की सबसे छोटी संख्या दोस्तों होती है हमारी एक होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक होती है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 10। अब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999 दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों ये सारे के सारे जितना भी अभी हमने आपको पढ़ाया है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आपको, बहुत ही सरल तरीके से। एक बार फिर देख लेते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है और दोस्तों 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और 203 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1000 होती है और छोटी संख्या 1000 होती है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है दोस्तों। बहुत ही सरल तरीके से इसको हमने आपको बताया दोस्तों। ये आप उतार लीजिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आगे रह गए, फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। भाई दोस्तों आप लिख लीजिए, फिर इसको बताते हैं आगे बहुत ही सरल तरीके से। आइए दोस्तों अब ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले दोस्तों। इनमें से हमारा एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए दोस्तों पहले पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही दोस्तों अभाज्य संख्या है। एक हमारी ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो एक अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है। 2 एक अभाज्य संख्या के साथ साथ कैसी संख्या? सम संख्या भी है दोस्तों। हमारी सभी प्रकार की अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सभी प्रकार की अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। अब दोस्तों देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। 1 से 25 तक की गिनती में 9 अभाज्य संख्याएं आती हैं। कितनी संख्याएं आती हैं? 9 अभाज्य संख्याएं आती है दोस्तों। ये भी हमारा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। 1 से 25 तक की गिनती में 9 अभाज्य संख्याएं आती हैं। और जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में हमारा कई बार पूछा गया है कि दो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, दो भाज्य संख्या है, या ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों ये वाला हमारा पूरे चैप्टर का समरी था। अब इसके आगे हम एक्सरसाइज 1 पर चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों एक्सरसाइज 1 पर चलते हैं, इसको बिगाड़ते हैं दोस्तों। पहले इसको लिख लीजिए, फिर दोस्तों बिगाड़ के हम एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब पहले इस प्रमेय को समझ लेते हैं थोड़ा सा। इस प्रमेय से हमारे एक्सरसाइज में सवाल लगने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही सरल तरीके से इसको यूक्लिड प्रमेय को हम समझेंगे, बहुत ही सरल तरीके से। इसमें दोस्तों कुछ नहीं होता, जो हम छोटे क्लासों से भाग करते आ रहे हैं सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है, बट क्या है कि नाम चेंज हो गया है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर ए और बी दो क्या है, ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। और क्यू तो हमारा क्या है, क्यू जो है हमारा वो क्या है, भागफल है। क्यू हमारा भागफल है और आर जो है वो हमारा शेषफल है दोस्तों। आर जो है वो हमारा शेषफल है दोस्तों। ठीक, दो प्राकृतिक संख्याएं हैं और क्यू हमारा भागफल और आर हमारा शेषफल है दोस्तों। ये यहाँ पर हुआ कैसे यूक्लिड प्रमेय, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लिमिट चलती है, यानी कि जो आर रिमाइंडर शेषफल का मान होता है वो हमारे किससे, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि हम जब कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे मान लीजिए 9 में हम 2 का भाग कर रहे हैं, तो ठीक है दोस्तों, हमने अभी बताते हैं दोस्तों, पहले इसको करके देख लीजिए। दो चौको 8 कितना आया, 1 आया। ये क्या आया हमारा शेषफल, शेषफल आया। और ये हमारा क्या आ गया, भागफल दोस्तों। ये हमारा क्या आ गया, भागफल आ गया। अब हमारा देखिए दोस्तों ये होता है भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। अब देखिए दोस्तों हमने प्रमेय तो पढ़ी है, ये वाली हम छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये वाली प्रमेय हमने दोस्तों बहुत पहले हमारे छोटे से क्लासों में सर हमारे पढ़ाते हैं, तो वही प्रमेय है सेम टू सेम। यहाँ पर भी दोस्तों क्या है कि यहाँ पर जो हमारा भाजक है वो दोस्तों क्या है, बी है, और भाज्य है वो क्या है, ए है, और भागफल क्या है हमारा दोस्तों, भागफल हमारा क्यू है, और शेषफल क्या है हमारा आर है दोस्तों। ये हमारा शेषफल क्या है दोस्तों, आर है। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं होता, सेम इसी तरह से हम करते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से यूक्लिड प्रमेय से ही उसका डिवाइडेशन करते हैं। यानी कि एक सवाल ले अपनी एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज से ये तो दोस्तों समझ गए होंगे, तो यहाँ से लिख लेते हैं और इसको करते हैं। यहाँ पर ये इसकी लिमिट होती है कि हम कितने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए जैसे दोस्तों अगर ये यहाँ पर इसका जो मान आता है, ये हम सम और विषम चेक करने के लिए करते हैं। जैसे आगे आता है, आगे आएंगे क्वेश्चन, तो वो सम और विषम चेक करने के लिए आएंगे कि कौन कौन सी संख्या हमारी सम और विषम यानी 2n के फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक, यहाँ पर ये जो आता है बी आर आता है, तो यहाँ पर आ जाता है आर बराबर 1 2 3। इस तरह से ये जितना भी बी होता है उससे छोटा ही मान होता है हमारा दोस्तों। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसको। यहाँ से एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम दोस्तों, अपनी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों कहता है एक्सरसाइज का कि हमें HCF निकालना है। क्या निकालना, HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है, और वो भी यूक्लिड मेथड के प्रयोग कर ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
एल्गोरिदम की सहायता से ये दोस्तों निकालना हमें एचसीएफ निकालना। तो दोस्तों हमारा कोई अलग पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से पहला ही सवाल हमारे दे रखा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन दे रखा है 100 बताते हैं दोस्तों 135 और 225, 135 व 225 ये हमारे दोस्तों दो क्वेश्चन दे रखे हैं। ये हमारे पहला सवाल और इसको हमें निकालना है। पहले हम देखिए दोस्तों, हम भाग विधि से निकाल के देख लेते हैं इसको एलसीएम। बहुत ही सरल तरीके से देखते हैं दोस्तों कैसे होता है, फिर हम इसको एल्गोरिदम मेथड से बताएंगे आपको बहुत ही सरल तरीके से। देखिए यहाँ पर 135 बट्टे 200 भाग 225, ये यहाँ से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अगर 13 दूनी 26 दो बार करेंगे तो ये वहाँ पर 200 मतलब 22 आएगा और पीछे आएगा 26, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 135 कितना बचा, 0 बचा। यहाँ पर एक हासिल ले लिया, 12 हो गया, 12 में से 3 में तो कितना बचा, 9 बचा दोस्तों। फिर यहाँ पर 135 आया। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 9 दूनी 18, 180 ज़्यादा होते दो बार नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पर इसको करते हैं 90 और यहाँ पर 5 और 13 में से 4 गए तो 13 में से 9 गए तो 4 बचेंगे, तो यहाँ पर आता है 90। अब इसको भी करते हैं तो 45 दूनी 90 आ जाता है दोस्तों। ये हमारा पूरा कट जाता है। यहाँ से हमारा जो मासा निकल के आया दोस्तों वो क्या आया, 45। अब देखिए दोस्तों ये तो हमने इस तरह से निकाल लिया, बट हमें निकालना कैसे है, एल्गोरिथम मेथड से, यानी कि यूक्लिड प्रमेय से निकालना है इसको। आप देखिए दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से, जब हम यहाँ पर हमें आंसर तो इतना ही आएगा कैलकुलेशन करने पर, तो देखिए दोस्तों इसमें बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। अगर 135 में इसका भाग देते हैं तो पहले तो 135 आएगा ही, कितनी बार जाएगा, एक बार ही तो गया है, भागफल का गुणा कर दो प्लस यहाँ पर जो शेषफल कितना बचा था, 90, तो ये हमारा शेषफल हो गया। अब देखिए जो हमने तुम्हें यूक्लिड प्रमेय बताई थी दोस्तों, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर हो गया कि नहीं हो गया। तो दोस्तों सेम इसी तरह से करना है। अब आगे जो भी होता है दोस्तों, तो हमारा जो शेषफल होता है वो हमारा क्या बन जाता है दोस्तों, भाजक बन जाता है। जो शेषफल होता है वो हमारा भाजक बन जाता है, और जो पहले वाला भाजक होता है वो हमारा क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा, 135 आएगा। 135 बराबर, अब यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया था, भाजक। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा दोस्तों। देखो यहाँ पर कितनी बार गया, एक बार गया, तो एक प्लस, अब कितना बचा था शेषफल, 45। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर करते हैं तो हमें कितना लाना पड़ेगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा तो 90 आ जाएगा। जो भागफल होता है वो भाजक बन जाता है, और जो जो भाजक होता है वो हमारा भाजक बन जाता है। ठीक दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ से 45 का भाग देंगे, 45 2 जा 45 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा पूरा, और रिमाइंडर आ गया 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 बचता है तो वहीं पर जो हमारा भाजक होता है दोस्तों, जो हमारा भाजक होता है वो हमारा क्या बन जाता है, वही हमारा HCF आ जाता है दोस्तों। HCF यानी कि मासा आ जाता है, वही हमारा दोस्तों क्या आ जाता है, मासा आ जाता है। और मासा यहाँ से कितना आया, 45 निकल के आया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा भाजक था, भाजक कौन सा था, 45 था, और 45 ही हमारा क्या बन जाता है दोस्तों, मासा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। जब 0 रिमाइंडर आ जाता है तो हम इसको इसी तरह से कर लेते हैं दोस्तों। उतार लीजिए, फिर दूसरा सवाल लिखते हैं। आइए दोस्तों दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इसी तरह से बहुत ही सरल तरीके से करेंगे दूसरा सवाल भी।
अगर दोस्तों ये सवाल इस तरह से आपको करना नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम उसको भाग मेथड से कर लेंगे, मासा भाग विधि से निकाल लेंगे और उसके बाद में हम यूक्लिड फिर में लगाएंगे तो बहुत सरल तरीके से हो जाएगा। आइए दोस्तों अब दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या है? हमारा दूसरा सवाल है दोस्तों 196 और 38,220। दूसरा सवाल है 196 व 38,220। हमारा दूसरा सवाल हो गया दोस्तों 38,220। अब देखिए इसको भी हमें यूक्लिड प्रमेय की सहायता से ही दोस्तों लगाना है। अब देखिए अभी जैसे करा था सेम वैसे ही करते हैं। तो हमारा यहाँ पर यूक्लिड प्रमेय की सहायता से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 38,220 बराबर 196। अब देखिए दोस्तों बड़ी संख्या है, इसको करने में हमें परेशानी तो होगी, बड़ी संख्या है तो। अब इस तरह से फिर कर लेते हैं। 196 में भाग दे दो 38,220 भाग दे लो भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे भाग हम। देखिए 19 दूनी होते हैं 38 और 6 दूनी होते हैं 12। 38 से 39 हो जाएगा तो 2 बार जाएगा नहीं, एक बार ही जाएगा। 196 यहाँ से कैरी लोगे 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा। यहाँ पर बचा तुम्हारा 7, 17 हो गए, 17 में से 9 गए तो 8 बचेगा। 9 8 17 होते हैं, एक बचा। अभी सॉरी जब तक पूरा पूरा नहीं काटता है तब तक काटते रहते हैं। और यहाँ पर 2 का उतारा ले लेंगे, 2 आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आ जाता 1862 आ जाता है। अब यहाँ पर है 196। अगर तुम 19 दूनी 38 भी करते हो तो भी तुम्हारा 3 अंकों में ही आता है। अब ये चाहिए 4 अंकों में। अब करते हैं 19 छक्का 114 होते हैं, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133 और 19 अट्ठे कितने होते हैं दोस्तों? 152। 19 अट्ठे दोस्तों कितने होते हैं हमारे? 152। अब इसको करते हैं 19 अट्ठे 152, एक बार करके देख लेते हैं। 19 अट्ठे 8 छंग 48 और 8 नेम 72, 72 और 4 76, 8 एकन 8, 8 7 15। हमारा दोस्तों अभी भी बहुत ज़्यादा है तो अब हम एक बार 9 से भी करके देख लेते हैं। 9 से करके देखते हैं तो हमारा दोस्तों कितना आ जाता है? 6 नेमा 54, यानी 9 छक्का 54, कैरी 5, 9 नेम 81, 81 5 86, 8 9 एकन 9, 9 8 17, 1764, यानी कि 9 बार जाएगा तो ये 1764 आया। यहाँ से इसमें कैरी ली तो 8 बचा, यहाँ से 15 में से 6 गए तो 9 बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ से 0 का उतारा ले लिया दोस्तों, 0 का उतारा ले लिया। अब दोस्तों करते हैं यहाँ पर 5 बार देखते हैं। 6 पंजा 30, 19 पन्ना 95, 95 और 3 98। तो यहाँ से तो दोस्तों ये पूरा पूरा अपने आप कट गया है। तो यहाँ से हमारा जो मासा आया दोस्तों वो क्या आया? मासा आया वो 196 ही आया मासा। तो हमें यूक्लिड प्रमेय में लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आ जाएगा 195 गुणे 0 और हमारा जो भाजक था वो कितना था? 196। तो हम लिख देंगे मासा बराबर 196। ठीक, ये हमारा यूक्लिड मेथड हो गया और हमने इस तरह से ये निकाल लिया। इस तरह से निकालने के बाद में हमें इस तरह से लिख देना है, हमारा एग्जाम में कोई भी नंबर नहीं कटेगा। बहुत ही सरल तरीके से इसको हम कर लेंगे दोस्तों। उतार लीजिए, तब तक हम आगे दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, लगाते हैं। आइए आइए दोस्तों अब दूसरा सवाल लगाते हैं बहुत ही सरल तरीके से। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे सारे सवाल और बहुत ही अच्छी तरह से आ रहे होंगे। देखिए दोस्तों अगला तीसरा सवाल देखते हैं बहुत ही सरल तरीके से, इसी तरह से देखेंगे। अगला सवाल दे रखा है हमारा 867 और 255। 867 व 255।
867 व 255 दे रखा है दोस्तों यहाँ से। अब इसको भी हम यूक्लिड प्रमेय की सहायता से ही निकालते हैं दोस्तों। पहले तो हम देखते हैं इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 255 है। तो पहले भाग विधि से करके देख लेते हैं। 255 डिवाइड बाई 867, तो यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कितनी बार जाएगा, यहाँ पर करके देखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से करके देखते हैं यहाँ पर। अब दो बार करके देख लेते हैं। 25 दो पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 510 हो रहा है। यहाँ पर 867 है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 6 से करके देखते हैं। 6 पंजा 30, 6 पंजा 30 और 3 33, 6 दूनी 12 और 3 15, ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों हम कितनी बार करेंगे, केवल 2 बार ही करें, सॉरी 3 बार करके देख लेते हैं। अभी हमने 6 बार करा था, अब 3 बार भी करके देख लेते हैं एक बार। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 7। तो दोस्तों हमारा कितनी बार गया, 3 बार गया। तो अब दोस्तों 3 बार कर लिया, 765 आया। लिख लेते हैं 765। कितनी बार, कितना बचा, 2 बचा, 0 बचा, 102 बचा है। इसमें भाग देते हैं 255 में, तो यहाँ से आ जाता है 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 0 और 2, तो यहाँ से दोस्तों 1 बचा, 5 बचा, इधर आया 102 और ये आ गया 55 51 दूनी 102। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो दोस्तों अब यूक्लिड प्रमेय यहाँ पर लगाते हैं, लगा देंगे यूक्लिड प्रमेय। यूक्लिड प्रमेय से देखिए दोस्तों कितना है हमारे, 867 बराबर 255 गुणे कितना रिमाइंडर, भागफल हमारा 3 है, प्लस शेष पर 102 है, 1 हो गया। अब यहाँ पर जो तुम्हारा 255 था भाजक, वो हो जाएगा भाज्य। अब ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा 102, सॉरी 102 गुणे 2 प्लस कितना रिमाइंडर बचा था, 51। अब यहाँ पर आ जाएगा 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0 हो गया दोस्तों 102। तो हमारा यहाँ पर क्या आया, मासा क्या आया दोस्तों, हमारा मासा आया 51। दोस्तों मासा कितना आया हमारा, 51 मासा आया दोस्तों। बहुत ही सरल तरीके से, आशा करते हैं दोस्तों ये समझ में आए होंगे दोस्तों। आगे दोस्तों अब लगा लीजिए, फिर आगे और सवाल लगाते हैं इसी तरह से। आइए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ गए हैं दोस्तों। अपने क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आइए दोस्तों यहाँ पर दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस a या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यानी क्या दर्शाना, कोई भी विषम पूर्णांक है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमें दर्शाना है जहाँ पर कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है। तो दोस्तों अभी हमने यूक्लिड प्रमेय पढ़ी थी, यहाँ पर जो था a बराबर बी क्यू प्लस आर था। क्या था, a बराबर बी क्यू प्लस आर था, और यहीं पर तुम्हारा 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी, ये कंडीशन हमने आपको बताई थी दोस्तों। यहीं से ये वाला सवाल भी सॉल्व होगा। तो आइए दोस्तों लगाते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों हमारा, अगर हम यहाँ पर इसके मान की तुलना करते हैं तो यहाँ पर जो b का मान होगा हमारा दोस्तों, वो क्या होगा, b का मान हमारा क्या होगा, यहाँ पर 6a जो है 6q है, वो यहाँ पर b का गुणांक है। b का गुणांक यहाँ से क्या आ जाएगा, जो 6q है, 6q से हमारा जो bq होता है, यहाँ से b का जो गुणांक आ जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। तो जब b बराबर 6 आ जाएगा तो दोस्तों हम यहाँ से बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर रख देते हैं a बराबर 6b, यानी कि b बराबर यहाँ से 6 हो जाएगा, और b बराबर a यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर कितना, a बराबर 6q प्लस r। अब देखिए दोस्तों हमारी कंडीशन ये थी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 लेस देन r लेस देन कितना, 6 हो जाएगा। यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तो r की कंडीशंस क्या आ जाएंगी, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5, 6 से छोटा होगा। ये सारे के सारे r के मान है दोस्तों जो 6 से
छोटे हैं। आइए दोस्तों अब आगे लगाते हैं इसी तरह से। अब एक एक करके मान यहाँ पर पुट करते हैं। पहले r बराबर 1 रखते हैं तो a बराबर कितना आ जाता है दोस्तों 6q प्लस 1। जब r बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है a बराबर 6q प्लस 2। जब r बराबर 3 रखते हैं तो आ जाता है a बराबर 6q प्लस 3। और r बराबर जब 4 रखते हैं तो कितना आ जाता है a बराबर 6q प्लस 4। और r बराबर जब 5 रखते हैं तो दोस्तों आ जाता है a बराबर 6q प्लस 5। 6q प्लस 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरह से तो कर लिया है। ये बहुत ही सरल तरीके से आपको आशा करते हैं दोस्तों सारे के सारे ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों एक क्या है विषम संख्या है। यहाँ पर क्या दे रखा है विषम धन पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर बोला गया है ए एक विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है, अतः धन पूर्णांक है, अतः ए का मान क्या क्या होगा विषम धन पूर्णांक है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 होगा। ए का मान क्या क्या होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 6q प्लस 2 नहीं 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 होगा। क्योंकि ए बराबर 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये वाले मान ए बराबर ये विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक नहीं है, विषम धन पूर्णांक नहीं है। हमने यहाँ से ये लाइन लिख दी, यही लाइन हमारी सिद्ध हो गई और हमें यही हमें प्रूफ करना था कि ये हमारा है कि नहीं है। अतः करके लिख देंगे, अतः 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 धनात्मक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। दोस्तों आशा करते हैं ये सवाल बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको बताया, समझ में आया होगा। आप लगा लीजिए इसको, फिर आगे दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। इस एक्सरसाइज का कर लीजिए जल्दी से। आइए दोस्तों ये वाला सवाल देखते हैं बहुत ही सरल तरीके से। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, दोस्तों क्या पूछा है अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसका मतलब देखिए दोस्तों जब हम अधिकतम की बात करते हैं तो वहां पर हम HCF निकालते हैं यानी कि मासा निकालते हैं। जब हम कम से कम छोटी से छोटी संख्या की बात करते हैं तो वहां पर हम दोस्तों लासा निकालते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया अधिकतम संख्या पूछा गया तो हम दोस्तों निकाल देंगे। यहाँ पर स्तंभ पूछे गए, स्तंभों में मार्च करना है तो हम वही निकालेंगे, यानी कि यहाँ से हम HCF निकालेंगे दोस्तों। और HCF निकालेंगे 600 किससे 616 से। जो हमारा 616 हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से अधिकतम स्तंभों की संख्या है, अधिकतम स्तंभों की संख्या अभी निकाल रहे दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर 32 क्या है भाजक है गुणा, अब यहाँ पर 32 से भाग दोगे तो 32 दूनी 66 पहले जाएगा एक बार जाएगा तो यहाँ पर 61 है। 61 में से अगर तुम 32 घटाते हो तो यहाँ से आता है 9 और यहाँ से आता है 5 में से तो 1, कितना आया दोस्तों 6।
क्योंकि 6 का यहाँ से ये वाला उतारा आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर करते हैं इसका, और यहाँ पर कितना बचा था 9, और यहाँ पर 5, 5 में से 3 गया 2। दोस्तों इस तरह से हम करके देख लेते हैं सीधे सीधा। 616 डिवाइड बाई 32। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार जाएगा 32 दूनी 64, तो 32 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बार जाएगा 9 बार, 9 आएगा, और यहाँ पर आएगा 2, 96 हो गया। और 9 3 27, 9 दूनी 18। फिर कर लेते हैं दोस्तों एक और बार, 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा तो कितना बचेगा 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 और 1 28, 288। 16 में से 8 गए तो 8 आया दोस्तों। यहाँ पर आया 32, और 32 में भाग देंगे तो 8 चौकू 32, पूरा पूरा कट गया। तो दोस्तों हमारा कितनी बार गया 19 बार गया। कितना रिमाइंडर बचा 8। ये देखिए दोस्तों 8 रिमाइंडर बचा हमारा। तो यहाँ से अब हमारा क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। यही दोस्तों होगा हमारा। यूक्लिड प्रमेय से निकालना है दोस्तों, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से निकालना है दोस्तों। तो हमारा यहाँ से मासा कितना आया 8 आया। मासा कितना आया दोस्तों 8, मासा 8 आया। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी दोस्तों, अधिकतम संख्या होगी हमारी 8, जो हमसे पूछा गया था। यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया। दोस्तों आशा करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों कर लीजिए एक बार। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज में का दोस्तों लिख लीजिए जल्दी से। आइए दोस्तों ये वाला सवाल देखते हैं, बहुत ही सरल तरीके से इसको भी करेंगे। यहाँ पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धन पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m व 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसको हमें दोस्तों सिद्ध करना बहुत ही सरल तरीके से। इसको भी हम यूक्लिड प्रमेय से करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b होगा। तो अगर a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b होगा तो यहाँ पर दोस्तों b का मान कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3m है, ठीक 3m है, तो b बराबर 3m है। तो यूक्लिड प्रमेय के हिसाब से हम क्या लिखेंगे a बराबर 3b प्लस r, a बराबर 3b प्लस r हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हम दोस्तों सॉल्व कर लेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो दोस्तों देखिए 0 लिमिट लगा देते हैं r 0 सॉरी b, ठीक दोस्तों। और b का मान हमारा कितना है दोस्तों 3 है, तो 0 r, यहाँ पर 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर b का मान 3, तो r की जो वैल्यू आएंगी 0 1 2, यही दोस्तों आएंगे हमारी r की वैल्यूज आएंगे दोस्तों r की। अब देखिए दोस्तों यहाँ से बहुत ही सरल तरीके से करते हैं और करके देखते हैं कि हमारा आंसर दोस्तों क्या आता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर a बराबर 3q प्लस r, क्योंकि हमारी यूक्लिड प्रमेय जो होती है a बराबर bq प्लस r होती है दोस्तों। इसी से हमारा b की वैल्यू 3 रख दी और q r हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम एक एक मान लगाते हैं। a बराबर जब r बराबर 0 लिखेंगे तो q प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि 3q हो जाएगा। और a बराबर जब r बराबर 1 लिखेंगे तो ये 3q प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों। और जब a बराबर 3q प्लस 2 लगाएंगे तो r बराबर 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम इन सब का वर्ग करके देख लेते हैं। तो दोस्तों a स्क्वायर बराबर ऊपर वाले का करेंगे तो 3q स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर हो जाएगा। और अगर a स्क्वायर दूसरे का करते हैं तो इसका दोस्तों हो जाता है 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो इसको लिख लेते हैं 3q स्क्वायर, यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा 6q स्क्वायर, 6q हो जाएगा सॉरी दोस्तों। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 को अलग करके 3 कॉमन ले लेंगे 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 दोस्तों, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर अगला वाला करके देखते हैं।
तो यहाँ पर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर दोस्तों, इसका खोलेंगे तो ये 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस 4 हो जाएगा। तो इस यहाँ से सब में से दोस्तों क्या करेंगे, इसमें से एक बाहर लेके और दोस्तों क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 एक तरफ प्लस 1 एक तरफ। अब ये वाला जो बनेगा दोस्तों इसमें से 3 ले लेते हैं कॉमन, 3 ले लेते हैं कॉमन, तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से। दोस्तों आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा बहुत ही सरल तरीके से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो m का गुणांक ये हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर m का गुणांक ये हो गया है। तो दोस्तों हमारा क्या हम लिखेंगे दोस्तों, लिख लीजिए इतना दोस्तों, आगे फिर बताते हैं आगे लिख के, आप इतना कीजिएगा जल्दी से। दोस्तों आशा करते हैं इतना लिख लिया होगा। हम इसके इधर लिख रहे हैं दोस्तों, नहीं लिख पाया तो आगे आप लिख लीजिए, मैं इधर लिख रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से देखिए ए स्क्वायर के सभी मानों से स्पष्ट है, सभी मानों से स्पष्ट है कि ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, पूर्णतः 3 से विभाज्य है। अतः ए स्क्वायर बराबर 3q, देखिए दोस्तों 3q आया, ए स्क्वायर बराबर 3q, क्योंकि q बराबर m लगा देते हैं तो आ जाएगा 3m, और सॉरी ए स्क्वायर बराबर 3q ही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 9q है, 9q है स्क्वायर है, तो हमारा 3q स्क्वायर 3q हो जाएगा, a बराबर 3q, और दूसरा a बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 दोस्तों क्या है हमारा 1 धनात्मक सॉरी m है q की जगह पे, तो इसको हम लिख लेंगे a बराबर 3m प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, वर्ग के रूप का है, वर्ग के रूप का है। दोस्तों आशा करते हैं समझ में आया होगा, लिख लीजिए दोस्तों इसको। कर लीजिए दोस्तों इसको, बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों आपको हमने करके बताया है, आप कर लीजिए। आगे दोस्तों दूसरा सवाल लगाते हैं बहुत ही सरल तरीके से। इस एक्सरसाइज का दोस्तों लास्ट सवाल है, इसको भी हम लगा लेते हैं और आगे फिर कल करेंगे। इस एक्सरसाइज को आज ही समाप्त कर लेते हैं दोस्तों, आगे करते हैं फिर दोस्तों इस एक्सरसाइज के। दोस्तों क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 अपनी किताब से देख के हमें कमेंट करके उसका सलूशन भेजिए और बताइए कि, और कमेंट में बताइएगा भी कि हमें क्लास कैसी लगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे कि हमारी इस वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। और बताइए कि कमेंट करके बताइए कि दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, और जो लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों उस क्वेश्चन को भी आप हमें लगाकर सॉल्व करके भेजिएगा कमेंट।
कमेंट करके दोस्तों। दोस्तों जय हिंद जय भारत।